So, very good morning to all of you. Welcome to चिन्मय ट्यूटोरियल्स. गाइस, हम लोग यहाँ पे अपनी मैराथन चला रहे हैं और हम लोग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं. आज हम लोग फिक्रा करेंगे. फिक्रा बोले तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन है. फॉरेन कंट्रीब्यूशन हमें कितना लेना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए, किस फॉर्म में लेना चाहिए, वो हम लोग पढ़ेंगे. बाहर के लोग अगर हमें फ्री में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो वो क्यों दे रहे हैं, कोई तो रीजन होगा उसके पीछे. तो उसी को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे. तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010. तो देखो, कई लोगों को, कई यूनिवर्सिटीज, कई बड़े बड़े ट्रस्ट वगैरह को मना कर रखा है कि वो बाहर से कंट्रीब्यूशन ना ले. अब वो लोग डायरेक्ट लेते हैं तो भी मना है और इनडायरेक्ट लेते हैं तो भी मना है. कान आप यूं पकड़ो या यूं पकड़ो, दोनों ही सेम होते हैं. ठीक है, तो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन भी मना है और इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन भी मना है. अब है क्या ये फिक्रा में? द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, ये देखो मना नहीं करता, ये रेगुलेट करता है. द एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी. हॉस्पिटैलिटी क्या होता है? जब आप कंट्रीब्यूशन तो होता है बाहर से डोनेशन लेके आना, और हॉस्पिटैलिटी होता है जब बाहर के बाहर ही उस चीज को यूटिलाइज करना. आगे डेफिनेशन आएगी. टू एंश्योर कि जो पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल एसोसिएशन है, एकेडमिक है और अदर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इंडिविजुअल वर्किंग इन द इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ नेशनल लाइफ, एनी फंक्शन इन द मैनर कंसिस्टेंट विद द वैल्यू ऑफ सॉवरेन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. तो ये इंडिया की डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को ना खराब करे, इसीलिए हम लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए मना करते हैं. एप्लीकेबिलिटी, ये पूरे भारत पे एप्लीकेबल होता है. और किस पे एप्लीकेबल होता है? टू सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड, टू सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया. अगर हमारे सिटीजन बाहर है तो उन पे भी अप्लाई होगा. एसोसिएट ब्रांच सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया ऑफ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड इंडिया. अगर हमारी कोई ब्रांच, ऑफिस, एजेंसी बाहर है तो वो भी बाहर के बाहर भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकती, क्योंकि उस पर ये एक्ट अप्लाई होता है. द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर नॉट अप्लाई. किस पे अप्लाई नहीं होगा? अगर हमारी गवर्नमेंट किसी दूसरी गवर्नमेंट से कंट्रीब्यूशन लेती है, हॉस्पिटैलिटी लेती है, तो वो अलाउ है, उस पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा. द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर नॉट एप्लीकेबल टू एनी ट्रांजैक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन कंट्री और टेरिटरी. इनफोर्सिबिलिटी क्या है? ये एक्ट आया 1 मई 2011. अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन मीन्स डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफर मेड ऑफ एनी फॉरेन सोर्स. कोई आर्टिकल, कोई करेंसी आप इंडियन भी ले सकते हो, बाहर की भी ले सकते हो, दोनों को फॉरेन कंट्रीब्यूशन माने. या कोई सिक्योरिटी, इनको भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना गया. आर्टिकल अगर आप लोग पर्सनल वैल्यू के लिए ले रहे हो, जैसे कि अगर मेरा भाई बाहर से आया और मैंने उससे कोई गिफ्ट ले लिया, तो मैं ले सकती हूँ कितने तक? 1 लाख तक. अगर मेरे को मना है, देखो पैसे तो मैं ले सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे को मना है तो भी मैं 1 लाख तक तो ले सकती हूँ, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा. डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफर ऑफ एनी आर्टिकल, करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी बाय एनी पर्सन हु हैज रिसीव्ड इट फ्रॉम एनी फॉरेन सोर्स, चाहे डायरेक्टली लो चाहे एक या दूसरे से लो. मतलब मैंने क्या बोलता, डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन लो या बीच में 2 या 2 से ज्यादा बंदे रख लो, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाता है. उस पैसे के पे आने वाली इनकम, इंटरेस्ट और डिविडेंड और अदर इनकम ड्राइव फ्रॉम फॉरेन कंट्रीब्यूशन शैल बी डिपॉजिट इन द बैंक और शैल डीम टू बी फॉरेन कंट्रीब्यूशन. उसको भी क्या माना जाएगा? फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही माना जाएगा. अगर आप उस पर कोई इनकम कमा रहे हो, जैसे कि बाहर से अगर 2 लाख का डोनेशन है और मैंने उसको बैंक में रख दिया और 10,000 रुपीज कमा रहे, तो वो भी क्या होगा? फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही माना जाएगा. एक्सप्लेनेशन, एनी अमाउंट रिसीव बाय एनी पर्सन फ्रॉम फॉरेन सोर्स इन इंडिया, चाहे वो फीस हो, जैसे अच्छा अगर आपने बाहर के किसी बंदे के लिए कुछ काम किया है और काम के बदले में आपको पैसे मिल रहे हैं, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है. काम के बदले में मिल रहे हैं ना भाई, फ्री थोड़ी मिल रहे, तो उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाता. अब होता है फॉरेन हॉस्पिटैलिटी. फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है जैसे मैं इंडिया के बाहर गई और फ्री में घूम के आ गई, फ्री में है ना, कहते हैं वहां पे रह के आ गई. जैसे मोदी जी जाते हैं तो फ्री होटल होती है, फ्री पार्टीज होती है, तो वो क्या होता है? वो होता है फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, जो मिलता नहीं है, जो इंडिया में लेके नहीं आ रही, लेकिन बाहर के बाहर ही एंजॉय कर लिया. तो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मीन्स कोई भी ऑफर मेड बाय द फॉरेन सोर्स बाय प्रोवाइडिंग अ पर्सन विद द कॉस्ट टू ट्रैवल फॉरेन कंट्री, फ्री बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल ट्रीटमेंट. ये क्या हो गया? फॉरेन हॉस्पिटैलिटी. तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है? इंडिया में लाना. और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी क्या होता है? फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है बाहर के बाहर ही एंजॉय करना. फॉरेन सोर्स क्या होता है? इतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं देखनी. बाहर से कोई भी पैसा आ रहा है और जिसके बदले में
हम लोग उनको कोई सर्विस नहीं दे रहे। देखो सर्विस देंगे तो कंट्रीब्यूशन थोड़ी होगा। बाहर से कोई भी पैसा आ रहा है जिसके बदले में हम उनको कोई पैसा नहीं दे रहे, तो उसको क्या बोलेंगे, फॉरेन सोर्स बोलेंगे। बाहर से कोई भी पैसा आ रहा है जिसके बदले में हम उनको कोई सर्विस नहीं दे रहे, उसको क्या बोलेंगे, फॉरेन सोर्स बोलेंगे। अब फॉरेन सोर्स क्या नहीं है, अगर कोई बाहर की गवर्नमेंट हमें कुछ पैसा दे रही है या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर वर्ल्ड बैंक, वो फॉरेन सोर्स नहीं है। रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉरेन हॉस्पिटलिटी, तो सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 इन लोगों को मना करते हैं कि ये लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे। जैसे कि ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 3 आता है, प्रोहिबिटेड टू फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ये लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। जैसे कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, वो बंदा जो इलेक्शन में खड़ा है वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकता। दूसरा कॉरस्पॉन्डेंस, कम्युनिकेस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर, प्रिंटर, पब्लिशर ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे। जज, गवर्नमेंट सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट, एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट ओन कंपनी के अगर आप एम्प्लॉय भी हो तो भी आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं लोगे। पॉइंट नंबर डी, मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेटिव, एमएलए हो, एमपी हो तो भी नहीं ले सकते। पॉइंट नंबर ई, पॉलिटिकल पार्टी और उसके ऑफिस बियरर भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। पॉइंट नंबर एफ, पॉलिटिकल नेचर से किसी भी तरीके से लिंक हो तो आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। पॉइंट नंबर जी, एसोसिएशन और कंपनी इंगेज इन द प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑडियो न्यूज, ऑडियो विजुअल न्यूज, अगर आप न्यूज, जैसे कई बार क्या होता है गवर्नमेंट डायरेक्ट न्यूज करवाती है, कई बार क्या होता है वो डायरेक्ट ना करा के क्या कराती है, अपने कुछ एजेंट्स अपॉइंट कर लेती है और वो एजेंट्स आगे काम करते हैं, तो वो एजेंट भी नहीं ले सकते। और पॉइंट नंबर एच क्या है, उन एजेंट से रिलेटेड जो भी लोग होंगे वो भी नहीं ले सकते। तो वापस देख लेगा, पॉइंट नंबर सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, न्यूज़पेपर वाले, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट, एम्प्लॉय ऑफ एनी गवर्नमेंट कंपनी। पॉइंट नंबर डी, एमएलए, एमपीज। पॉइंट नंबर 5 ई, पॉलिटिकल नेचर का कोई बंदा। एफ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। जी, आप लोग किसी भी तरीके से ग्रुप में एजेंट्स की तरह काम कर रहे हो वो। एच, कॉरस्पॉन्डेंट कम्युनिकेटर्स अगर उससे रिलेटेड है। प्रोहिबिशन, डायरेक्ट नहीं लोगे तो इनडायरेक्ट भी ये लोग नहीं ले सकते। फिर सेक्शन 3 किस पे एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब एग्जाम्शन, सेक्शन 4 एग्जाम्शन है सेक्शन 3 के। तो आप लोग भले ही सेक्शन 3 में आते हो लेकिन आप इन तरीके से फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। पहला, सैलरी, वेजेस और अदर रेम्युनरेशन रिसीव फ्रॉम एनी फॉरेन सोर्स बाय वे ऑफ पेमेंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। आप लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले रहे लेकिन बाहर हो सकता है आप लोग कोई काम कर रहे हो तो सैलरी वगैरह ले सकते हो, वेजेस ले सकते हो। पेमेंट इन द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्टेड आउटसाइड इंडिया, आप बाहर के लोगों के साथ बिजनेस करते हो और उसके बदले में आप लोग उनको कोई गुड्स दे रहे हो और वो आपको क्या दे रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब पैसा दे रहे हो, तो वो कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं माना जाता। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, transaction made as an agent of foreign source in relation to any transaction made by such foreign source with the central or state government। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे अगर आप लोग कोई ट्रांजैक्शन करने जाते हो बाहर के लोगों के साथ, ठीक है, एजेंट बन के जाते हो, जैसे मोदी जी कई बार मीटिंग अटेंड करने जाते हैं बाहर और वहाँ पे उनको कुछ मिल जाता है तो वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं। पॉइंट नंबर डी, गिव द प्रेजेंटेशन मेड टू एनी मेंबर ऑफ इंडियन डेलीगेशन, इंडिया को डेलीगेट का अगर कोई करता है, मीटिंग्स में जाता है तो वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकता है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव फ्रॉम रिलेटिव, रिलेटिव से ले सकते हो, बस याद रखना रिलेटिव से 1 लाख से ज्यादा लोगे तो आपको बताना पड़ेगा अगर आप सेक्शन 3 में आते हो तो। पॉइंट नंबर है, रेमिटेंस रिसीव इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस थ्रू ऑफिशियल चैनल, पोस्ट ऑफिस, ऑथोराइज पर्सन, फेमा के अंडर में अगर आप रह के बिजनेस कर रहे हो तो आप ले सकते हो। स्कॉलरशिप ले सकते हो बाहर से, स्टाइफंड ले सकते हो और एनी अदर पेमेंट ऑफ लाइफ नेचर, इन सबको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाता भले ही आप लोग सेक्शन 3 में आ रहे हो, क्योंकि बाकी लोग तो वैसे भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन में ले सकते हैं, सेक्शन 3 वाले नहीं ले सकते, लेकिन सेक्शन 3 वाले इस तरीके से ले सकते हैं, सेक्शन 4 में उसके एग्जेप्शन है। प्रोसीजर टू नोटिफाई पॉलिटिकल पार्टी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं स्किप कर रही हूँ। इंटीमेशन, अगर आप रिलेटिव से लेते भी हो तो देखो, एनी पर्सन रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, रिलेटिव से ले सकते हो लेकिन 1 लाख से ज्यादा लेते हो, और अगर आप लोग सेक्शन 3 में आते हो तो फ्रॉम एनी हिज रिलेटिव शैल इन्फॉर्म द सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा इन फॉर्म FC1 विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच कॉन्ट्रीब्यूशन। जैसे कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा उसके 30 दिन में आपको अपने 1 लाख से अगर ज्यादा का है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मना नहीं है,
फॉरेन कंट्रीब्यूशन तो सेक्शन 3 में मना ही था, लेकिन सेक्शन 6 फॉरेन हॉस्पिटैलिटी को रेस्ट्रिक्ट करता है, ना कि मना करता है। तो फॉलोइंग पर्सन कैन नॉट रिसीव फॉरेन हॉस्पिटैलिटी विदाउट विजिटिंग एनी कंट्री विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से ये लोग ले सकते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑफिस बियरर ऑफ पॉलिटिकल नेचर, जजेस हो गए, गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए, एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉर्पोरेशन और एनी अदर बॉडी ओन एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। However, it shall not necessary to obtain such permission for the emergent। अगर ये लोग भी अचानक से बाहर गए और अचानक से इनको emergent मेडिकल की नीड पड़ गई और इन्होंने फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉरेन हॉस्पिटैलिटी ले लिया, बाहर से किसी हेल्प ले ली, तो उस टाइम पे अचानक वाले केस में इनको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ लेने के बाद इनको 30 डेज 1 मंथ में इन्फॉर्म करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमने ले लिया। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू एनी अदर पर्सन, सेक्शन 7 बोलता है कि अगर आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया है किसी से तो आप लोग उसको ट्रांसफर नहीं करोगे किसी दूसरे पर्सन को। रेस्ट्रिक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो देखो अगर आप लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहे हो, लाइक मैं ले रही हूँ, अगर मैं बोल रही हूँ मैं गर्ल्स एजुकेशन कराऊंगी, तो उस चीज़ को मैं उसी पर्पस के लिए यूज़ करूँ जिस पर्पस के लिए ले रही हूँ। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, देखो उस चीज़ को करने के लिए मुझे थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो मैं कर सकती हूँ मैक्स टू मैक्स कितना परसेंट, 20%। 20% से ज़्यादा मैं नहीं कर सकती, और अगर इससे ज़्यादा करती हूँ तो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा। Power of central government to prohibit the receipt of foreign contribution in certain cases। ठीक है, तो पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट रिसिप्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन सर्टेन केसेस। इन केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 3 में तो मना ही कर रखा है, सेक्शन 3 के बाद सेक्शन 9 में सेक्शन 6 में रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी हॉस्पिटैलिटी के लिए। अब सेक्शन 9 बोलता है कि इनके अलावा मुझे अगर लगता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी को, किसी भी इंस्टीट्यूट को, किसी भी सोसाइटी को फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने के लिए मैं मना कर सकता हूँ, तो वो मना कर देगा। फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी में डिफरेंस पूछ सकते हो, तो क्या है फॉरेन कंट्रीब्यूशन, क्या होता है, कैश में मिलता है, मतलब आप इंडिया में लेके आते हो। फॉरेन हॉस्पिटैलिटी क्या होता है, जब आप वहाँ के वहीं इंजॉय करके आ जाते हो। उसके बाद हमने देखा था फॉरेन कंट्रीब्यूशन में जो था वो प्रोहिबिशन थी, मतलब सेक्शन 3 बता रहा था कि कुछ लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले ही नहीं सकते, लेकिन फॉरेन हॉस्पिटैलिटी में प्रोहिबिशन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन है। सेक्शन 6 में बोला ले सकते हैं, लेकिन विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के साथ तो ले ही सकते हैं। क्लियर। पावर ऑफ सेंटर प्रोहिबिटेड करेंसी रिसीव, ये दो आ जाओ सेक्शन नंबर 11 में रजिस्ट्रेशन। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन सेक्शन 3 वाले तो ले ही नहीं सकते, लेकिन सेक्शन 3 के अलावा तो ले सकते ना, तो उनको क्या कराना पड़ेगा, इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा पहले फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने के लिए, मतलब इंडियंस ही होंगे वो भी, लेकिन उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या फिर प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन पर्सन विद सेंट्रल गवर्नमेंट, पर्सन हैविंग डेफिनेट कल्चर, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस, इन सब के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। Can accept foreign contribution only after obtaining certificate of registration by the from the central government। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अनरजिस्टर्ड पर्सन भी ले सकते हैं, कैसे, बाय प्रायर परमिशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट कौन कौन से पर्सन है जिनको हमें रजिस्ट्रेशन देना चाहिए, किस एरिया के लिए रजिस्ट्रेशन देना चाहिए, किस पर्पस के लिए, और किस सोर्स, कहाँ से वो पैसा लाएंगे, सोर्स, उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन देना चाहिए। ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, हम एप्लीकेशन लगाते हैं सेक्शन 11 में, या फिर रजिस्ट्रेशन के लिए या प्रायर परमिशन के, शैल बी मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म में और प्रिस्क्राइब मैनर में। प्रिस्क्राइब फी, प्रिस्क्राइब फॉर्म लगता है, प्रिस्क्राइब मैनर लगती है और प्रिस्क्राइब फीस लगती है। एज पर द रूल फेम ऑन बिहाफ ऑफ सच एप्लीकेशन शैल बी मेड, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी लग जाती है। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट रिफ्यूज एप्लीकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अपनी एप्लीकेशन को रिफ्यूज भी कर सकता है। ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ परमिशन, अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है तो आप एप्लीकेशन लगाते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको 90 डेज में चेक करता है, और चेक में अगर कुछ प्रॉब्लम निकलती है तो वो चाहे तो फर्दर 90 डेज भी ले सकता है। अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम निकलती है तो वो आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन देगा ही नहीं, रिफ्यूज कर देगा। लेकिन रिफ्यूज करने से पहले एक बार आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा कि वो क्यों रिफ्यूज कर रहा है, साथ में आपको रीजन भी बताएगा रिफ्यूजल का। और अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन ले रखा है और आपका सस्पेंशन में चल रहा है तो आपको दोबारा री रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा जब तक आपका वो पुराना रजिस्ट्रेशन का सारा मामला सेट नहीं हो जाता।
सेंट्रल गवर्नमेंट 90 डेज में इंक्वायरी बिठाएगा और फिर रजिस्ट्रेशन देगा या नहीं देगा वो देखेगा। प्रोजेक्ट देखेगा कि जिसको मैं रजिस्ट्रेशन दे रहा हूँ वो फिक्टिशियस पर्सन तो नहीं है, बेनामी पर्सन तो नहीं है, जैसे ग्रेट अंजलि अंबानी। नॉट कन्विक्टेड फॉर रिलीजियस, ऐसे काम के लिए तो रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहा जिससे रिलीजियस खराब हो। नॉट फाउंड गिल्टी मिस यूटिलाइजेशन, वो आज तक मिस यूटिलाइजेशन में नहीं आया हो कोर्ट के, मतलब कभी ऐसे केसेस में नहीं आया जिसमें उसने करप्शन वगैरह किया। नॉट प्रोहिबिटेड ऑफ नेसेसरी फंड, और कुछ फंड्स मतलब कुछ लोगों से आप लोग नहीं ले सकते बाहर के, जैसे कोई गुंडे वगैरह हो गए तो उनसे नहीं ले सकते, तो फिर वो आपको परमिशन नहीं देंगे। कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यह मैं आपको बता चुकी हूँ। रीजन इन रिकॉर्डिंग एंड राइटिंग टू रिफ्यूज द ग्रांट, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं देता तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको रीजन बताएगा कि क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहा है। वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है 5 साल के लिए। रजिस्ट्रेशन के साथ आजकल आपको आधार कार्ड लगाना पड़ता है, और आधार कार्ड नहीं है तो कोई भी आपका जो आईडी है वो लगा दो, जैसे कि अगर बाहर का कोई बंदा इंडिया में आकर रजिस्ट्रेशन ले रहा है तो ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड लगा दो। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन सही नहीं लगेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसको कैंसिल भी करवा सकती है। फर्स्ट पॉइंट पर व्यू, द सर्टिफिकेट हैज बीन ऑब्टेन ऑन द इनकरेक्ट या फॉल्स इन्फॉर्मेशन, आपने झूठी इन्फॉर्मेशन देके अगर रजिस्ट्रेशन लिया है तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। बी पॉइंट, द होल्डर ऑफ सर्टिफिकेट हैज वायलेट एनी ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्टिफिकेट, अगर टर्म्स एंड कंडीशन तोड़ी तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए। थर्ड पॉइंट, इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू कैंसिल द सर्टिफिकेट। फोर्थ पॉइंट, द होल्डर ऑफ सर्टिफिकेट वायलेट कर रहा है टर्म्स एंड कंडीशन। फिफ्थ पॉइंट, द होल्डर ऑफ सर्टिफिकेट एंड नॉट इंगेज, दो आपने रजिस्ट्रेशन लेने के बाद 2 साल तक कुछ काम नहीं किया, आप डिफंड हो गए, तो देखो क्या क्या रीजन हो सकते हैं कैंसिल होने के। पहला, सर्टिफिकेट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन से लिया है। दूसरा, वॉयलेट की टर्म्स एंड कंडीशन। तीसरा, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हो। फोर्थ, प्रोविजन को तोड़ रहे हो। फिफ्थ, आपने क्या कर रहे हो, आप सर्टिफिकेट आप लेने के बाद 2 साल तक आपने कुछ काम नहीं किया तो आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो। एक बार कैंसिल होने से पहले आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन एक बार कैंसिल हो गया तो अगले 3 साल तक आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट, आजकल एक प्रोविजन आ गया है जिसमें आप अपने सर्टिफिकेट्स को खुद भी सरेंडर कर सकते हो, लेकिन सरेंडर करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, अब पूरी इंक्वायरी बिठाएगी कि सरेंडर आप क्यों कर रहे हो, और अगर उसमें मिस यूटिलाइजेशन हुए तो फिर वो कैंसिलेशन वाले प्रोविजन लग जाएंगे, सरेंडर वाले नहीं लगेंगे। सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट, कैंसिल होना से पहले एक बार पहले सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंशन के लिए आपको एक लेटर दिया जाता है, 180 डेज के लिए आपका सस्पेंशन होता है। उस 180 डेज में आप लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते, और जो पुराना फॉरेन कंट्रीब्यूशन रह रहा है वो उसी तरीके से यूटिलाइज करोगे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल रखा है। और अगर आपको फिर भी कोई बहुत ही इमरजेंसी फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना ही है तो आप ले सकते हो विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन हु सर्टिफिकेट हैज बीन कैंसिल, जिसका भी सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाता है उसके जितने भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन असेट्स या फिर उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन से ली हुई इंडियन असेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी कस्टडी में ले लेता है, और उस चीज़ को उसलिए यूटिलाइज करता है जिस पर्पस के लिए उसने लिया था, मतलब उस पर्सन ने लिया था। अगर वो पर्सन दोबारा री रजिस्टर्ड हो जाता है, मतलब 3 साल तक तो हो ही नहीं सकता, 30 साल के बाद अगर होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर उसका कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन पड़ा है, कुछ पैसा पड़ा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिफंड कर देगी। सर्टिफिकेट हमें हमेशा 5 साल के लिए मिलता है, तो आप लोग को 5 साल बाद उसको क्या कराना पड़ता है, रिन्यू। रिन्यू कब कराना पड़ता है, रिन्यू कराना पड़ता है 6 मंथ बिफोर द एक्सपायरी, मतलब 4 ईयर 6 मंथ्स के बाद रिन्यूअल के प्रोविजन चल जाते हैं। जब रिन्यूअल कराने जाते हो तो आपसे सारी है ना कहते हैं वही वापस चेकिंग होती है, वही 90 डेज का टाइम होता है, और रिन्यूअल के टाइम भी हो सकता है वो रिन्यू ना करे अगर कुछ गड़बड़ निकल जाए तो, और 90 डेज जैसे पहली बार हुआ था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वापस वही सब कुछ होता है। अकाउंट ऑडिट इंटीमेशन एंड डिस्पोजल ऑफ असेट, जो भी बंदा फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहा है वो एक अकाउंट ओपन कराएगा एसबीआई बैंक में, और सारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन उसी अकाउंट में आना चाहिए। रिपोर्टिंग बाय बैंक एंड ऑथोराइज पर्सन, ऑथोराइज पर्सन और बैंक सारी रिपोर्टिंग करेगी किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि इस अकाउंट में इतना पैसा है और इतना पैसा निकला है। इंटीमेशन, एवरी पर्सन जिसको सर्टिफिकेट है या फिर प्रायर परमिशन है, भले सर्टिफिकेट मिला हो, मतलब आपको सर्टिफिकेट कितने साल के लिए मिलता है, 5 साल के लिए, और प्रायर परमिशन पर्टिकुलर प्रायर परमिशन के लिए मिलती है, पर्टिकुलर एक्ट के लिए मिलती है, तो भी आप इंटीमेट तो करोगे ना भाई, आप परमिशन नहीं लोगे लेकिन इंटीमेट तो करोगे ना। तो जो भी इंसान फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहा है या फिर जिसने प्रायर परमिशन ले रखी है या फिर रजिस्ट्रेशन ले रखा है, वो जब भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके बारे में रिपोर्ट बना के देगा, कि पहली पॉइंट क्या बताएगा, अमाउंट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कितना मिला है, सोर्स कहाँ से मिला है,
पर्पस किस ले लिया है और मैनर किस तरीके से है, कैश में है, चेक में है। एवरी पर्सन रिसीविंग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड टू सबमिट अ स्टेटमेंट, आप उसको अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा उस कॉन्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए। ड्यूली सर्टिफाइड बाय द बैंक एंड ऑफिसर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू फर्निश, और ये फिर इंटीमेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, जो भी बंदा फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहा है उसको पूरे अकाउंट्स मेंटेन करके रखने पड़ेंगे कि कितना अमाउंट आया है, और सारे रिकॉर्ड्स वो मेंटेन करके रखेगा। ये रिकॉर्ड्स और मेंटेन उसी फॉर्म में करेगा जिस फॉर्म में उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी। ऑडिट ऑफ अकाउंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी, अगर कहे तो इन लोगों को ऑडिट भी करानी पड़ सकती है अकाउंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कब बोलती है, जब आपने सर्टिफिकेट लिया और उसको उसमें कुछ इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं की, सेंट्रल गवर्नमेंट को आप पे शक हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आपके अकाउंट्स को ऑडिट करवाने के लिए बोल सकती है। इंटीमेशन जो है आपने एज पर द लॉ, मतलब जो आपको इंटीमेट करना था, भाई परमिशन नहीं लोगे बार बार, पर इंटीमेशन तो दोगे ना, वो इंटीमेशन नहीं दे रहे हो। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिविंग अ रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट आपने तोड़े हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी पर्सन को बोल सकती है, वो क्या करा देगा, कॉन्ट्रीब्यूशन का सारा मतलब ऑडिट करवा देगा। डिस्पोजल ऑफ असेट कैरिड आउट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, कोई भी अगर असेट आपको मिलती है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन की, तो अगर आप लोग बिजनेस बंद कर रहे हो उस फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन वाला, तो ऐसे में उस असेट्स को डिस्पोज कर दो जैसा आपके लॉ में लिखा है। जैसे कंपनी है तो कंपनीज एक्ट के लॉ लगेंगे, फर्म है तो फर्म के हिसाब से चलेगा। लेकिन अगर मान लो कोई लॉ नहीं लिखा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे बोलेगी वैसे डिस्पोजल कर लेना। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को या किसी पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट्स को कोई भी कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो चेक कर सकती है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड मैटर्स को देख के। सीजर ऑफ अकाउंट एंड बुक, अगर चेक करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ गड़बड़ मिली तो वो आपके अकाउंट्स को क्या कर देगी, सीज कर देगी, और उसको नेक्स्ट 6 मंथ्स में कोर्ट में दिखा देगी। कोर्ट में दिखा देगी मतलब कोर्ट में उसको करना ही करना है शो, अगर वो नहीं करती तो उसको रिफंड करना पड़ेगा। आर्टिकल के साथ साथ कई बार क्या होता है, करेंसी भी सीज हो जाती है, आपका पैसा भी सीज हो जाता है, ठीक है। कॉन्फिस्केशन हो जाएगा, आप कोर्ट में मैटर जाएगा, कोर्ट में मैटर जाने के बाद अगर लगता है कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, तो आपके सारे आर्टिकल्स और सारी करेंसी सब क्या हो जाएगी, कॉन्फिस्केट हो जाएगी। अगर आप इस चीज़ से परेशान हो तो आप लोग 1 मंथ के अंदर अंदर हाई कोर्ट में जा सकते हो। अगर आपका केस ऑलरेडी सेशन कोर्ट में चल रहा है तो आप हाई कोर्ट में जाओगे, लेकिन अगर कोई केस सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर के पास चल रहा है तो फिर आप लोग सेशन कोर्ट में जाओगे। फिर आप लोग पेनल्टीज पढ़ लेना खुद से कि किसके लिए कितनी कितनी पेनल्टीज है। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है, दैट इज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन है। अच्छा, एक टॉपिक बचा हुआ है इसका, देखो कॉन्ट्रावेंशन बाय कंपनी। अगर कंपनी कुछ गड़बड़ करती है तो उसके लिए कौन लायबल है, कंपनी तो लायबल है, और हर ऑफिसर जो उस टाइम पे उसके इंस्पेक्शन में था वो भी लायबल है। अच्छा, अगर वो पर्सन प्रूव कर दे कि मेरी कोई गलती नहीं है या फिर मैंने तो पूरा रोकने की कोशिश की थी, तो वहाँ पे फिर वो लायबल नहीं होंगे। अब ये पर्सन कौन होंगे, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और एनी अदर ऑफिसर शैल बी लायबल टू बी प्रूव। इनको प्रूव करना पड़ता है क्योंकि इनकी बिना परमिशन तो कोई काम हो भी नहीं सकता है। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, अगर आपसे गलती हो जाती है तो आप माफ़ी मांग लो और कंपाउंडिंग करवा लो, लेकिन कंपाउंडिंग 3 साल में एक बार ही होती है, ये हम लोग हर चैप्टर में पढ़ते ही हैं। तो यहीं पे इसको कंप्लीट करते हैं फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट को। थैंक यू।